तो पिछली वीडियो में हमने जाना था ना कि भारत की भूमि से निकला हुआ एक हीरा बौद्ध धर्म किस तरह इंडिया से चाइना जाते हैं और वहाँ बौद्ध धर्म मार्शल आर्ट कुंफू को प्रसारित करते हैं, जिसने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लोगों के जीवन और संस्कृति को बदल दिया। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे चाइना से भारत आए ह्वेन त्सांग की, जिसे भारत व चीन के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। कहें तो एक ऐसा ट्रेवलर जो पढ़ने के लिए चीन से भारत की ओर आए, जहां वह इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते खुद इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गए, जिन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। तो लुओयंग नामक एक स्थान में 602 एडी में जब ह्वेन त्सांग का जन्म हुआ तो उस टाइम उनका नाम चैन हुई था। शायद बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति उनका विशेष प्रेम था। प्रेम भी इतना कि शॉर्ट लाइफ ऑफ 13 इयर्स में ही वह मॉन्क बन गई। फिर 20 साल की उम्र तक तो वह वेरी टैलेंटेड हो गए, जहां से उनको नाम दिया गया ह्वेन त्सांग। अब ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में भारत जाकर संस्कृत और बुद्धिज्म को सीखने की आवाज आई, जिसमें रुचि तो उनकी पहले से ही थी, लेकिन इसके बाद और कई ज्यादा इच्छा प्रबल हो गई, जहां से उन्होंने भारत जाने की ठान ली। अब समस्या ये रही कि जब उन्होंने चाइना के एम्परर ताइजोंग से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उम्र 27 साल तक पहुंच गई और वह बेचैन भारत जाने को, तो तभी वह किसी तरह चाइना से भारत की ओर निकल गए। साथ ही में यह भी कहा जाता है कि जब ह्वेन त्सांग का जन्म हुआ तो तब चीन में महायान और हीनयान दो बौद्ध धाराएं थी। जीवन शाश्वत है या नहीं, इस विषय पर दोनों में गहरा मतभेद रहता था। तो इसको भी स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि ह्वेन त्सांग भारत की ओर रवाना हुए, लेकिन भारत की ओर आने का मार्ग उतना सरल नहीं था। कहें तो वह एक ऐसे स्थान पर थे जहां पर जीवन के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन फिर भी वह ताशकंद, समरकंद, करसाहर के मध्य एशियाई क्षेत्र के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हैं, जहां उन्हें भारत आने से कोई रोक नहीं पाता। लगभग 34 राज्यों की यात्रा करने के बाद अंततः उन्होंने 631 ईडी में हिंदुकुश के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। कहा जाता है कि अफगानिस्तान से वह पेशावर होते हुए तक्षशिला पहुंचे, जिसके बाद तक्षशिला से वह पहुंचे कश्मीर, जिस कश्मीर के बारे में उस समय के लिए कहा गया है कि वह भी मगध की तरह बौद्ध धर्म की शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लगभग चीन से भारत तक का सफर उन्होंने करीब 1 से 1.5 साल में पूरा किया। कश्मीर के बाद वह मथुरा, फिर कन्नौज, पावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोध गया, नालंदा जैसे स्थानों पर गए, जहां नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया, जहां उनका एक नाम मोक्षदेव भी पड़ा। साथ ही वह नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध स्कॉलर के रूप में जाने लगे। अब जिसके बाद कामरूप के राजा कुमार और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उन्हें आमंत्रण दिया, जहां राजा हर्षवर्धन के द्वारा 18 दिनों की धार्मिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रार्थ हुआ, जहां ह्वेन त्सांग ने ब्राह्मण, जैन, बुद्धिज्म के स्कॉलर्स को हरा दिया, जिस कारण ह्वेन त्सांग और हर्षवर्धन में मित्रता गहरी होती चली गई। ह्वेन त्सांग के परमाणु के अनुसार हर्षवर्धन एक परिश्रमी, उदार, जागरूक तथा परोपकारी शासक था, जिसकी ठोस नीतियों ने साम्राज्य को एक कुशल प्रशासन प्रदान किया, जहां राजा ने स्वयं को जनता के कल्याण के लिए समर्पित किया हुआ था। ह्वेन त्सांग की रचनाओं में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उस काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जीवन सादा था, किंतु कुलीन तथा धर्माधिकारियों का जीवन वैभवशाली था। जहां सामान्य रूप से जनता के संदर्भ में ह्वेन त्सांग कहता है, उग्र स्वभाव के होने पर भी लोग ईमानदार और निष्कपट हैं। जहां एजुकेशन सिस्टम के बारे में वह बताते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद छात्र व छात्राएं दोनों ही शास्त्रों की पढ़ाई करते थे। लगभग 15 साल भारत में भ्रमण करने के बाद भगवान बुद्ध के ज्ञान को बांटने के लिए वह चीन की ओर रवाना होते हैं, जहां से ह्वेन त्सांग 42 साल की उम्र में 657 बुद्ध ग्रंथ, 150 बुद्ध धर्म की निशानियां, 520 बक्सों में भरकर 20 घोड़ों के साथ वह चीन की ओर रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में सिंधु नदी
जहां वह डूबते डूबते बच गए। कुछ किताबें भी बह गई, लेकिन इन सभी के बावजूद भी वह कई किताबों को अपने साथ लाने में सफल हुए, जिसके चीन को छोड़ने के 16 साल बाद 645 ईडी के पहले महीने के 7वें दिन वह राजधानी चांगान पहुंचते हैं, जहां उनका एक महान जुलूस वापसी का जश्न मनाता है और एक भव्यपूर्ण सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। और साथ में जो उनकी फेमस बुक सीयूकी यानी पश्चिम की यात्रा, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत को चीन में इंतु के नाम से जाना जाता है। इंतु कहें तो जिसे चाइनीज भाषा में चाँद कहा जाता है। अब इंतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत उस चाँद की तरह है जहाँ के साधु, महात्मा, विद्वान अपने ज्ञान से पूरे विश्व को रोशन करते थे। कहें तो वह ज्ञान की गंगा जो भारत से होते हुए न जाने कितने देशों में बही और न जाने कितने लोगों ने उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई। तभी हमने कहा कि ह्वेन त्सांग चीन और भारत के इतिहास का वह नाम है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जहां भारत के लिए ह्वेन त्सांग इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह यात्री के तौर पर भारत से उसकी संस्कृति और समाज की झलकियां लेकर गया और उनसे दूसरे देशों को परिचित कराया, खासकर चाइना को। वहीं दूसरी ओर चाइना के लिए ह्वेन त्सांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह न केवल एक चीनी यात्री बनकर भारत गया था, बल्कि बुद्ध के संदेशों उपदेशों को सीखकर वह वापस अपने देश लौटा था और उन्हें उन उपदेशों से परिचित कराया था। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्ता ह्वेन त्सांग की है, तभी उसे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह वही ह्वेन त्सांग रहा जिसने भारत को हर एरिया में हर तरीके से समृद्धशाली बताया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।